So students, welcome to the bio class, and today we'll start our new chapter, that is heredity and evolution. So first of all, just go through the blueprint of the chapter, and that is a introduction to the cell. What is cell? What is the function of cell? Shape of cell? That is the types of cell, and some important terms like cell nucleus, chromatin fibers, chromosomes. देखिए सेल को पढ़ना, सेल आपका 9th में था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें आपके जीन्स एली ट्रेट्स ये सब कुछ आते हैं और इसी के थ्रू फिर हम आगे मेंडल्स के थ्योरी भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो सेल को पढ़ना बहुत ही मतलब बस मैं रिकॉल करूँगा व्हाट इज़ सेल एंड व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सेल। So now the third one, that is a heredity. So what is heredity? That is the meaning of heredity. What is inheritance? What all can be inherited? And the fourth one, that is a variation. जो variations आते हैं वो क्यों होते हैं? That is the meaning of variations. How does variation happen? And what are the factors that cause the variation? How can we determine the variation occurred? And the last, that is variation beneficial? So these are the मतलब ये आपके सबसे important topics हैं, like वेरिएशंस क्यों होते हैं हमारी बॉडीज़ में, हेरिडिटी क्या होता है, एंड सेल के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, बट एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेल को नहीं समझ पाए तो फिर आपको आगे फिर वेरिएशंस और ये हेरिडिटी और ये क्रोमोसोम्स नहीं समझ में आएंगे। ओके, ऑन द फिफ्थ वन, दैट इज़ अ मेंडल्स। मेंडल के बारे में बता दूं आपको कि इन्होंने ही बताया था, सबसे पहले इनका ही थ्योरी आया था हेरिडिटी के ऊपर। तो मेंडल, हु इज़ मेंडल, इसके बारे में हम जानेंगे। गार्डन पी, इन्होंने गार्डन पी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट अपना किया था। द थर्ड वन, दैट इज़ अ मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एंड द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सिक्स वन, दैट इज़ अ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और कैसे मतलब एक बॉय या गर्ल आती, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता चलता है। तो ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट, दैट इज लास्ट वन आपका है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपके चैप्टर से डिलीट हो गया है, बट फिर भी इसको एक बार हम ज़रूर देखेंगे कि इवोल्यूशन और क्या होता है, व्हाट इज़ स्पेसिफिकेशन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ होमोलॉगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो ये सब अभी डिस्कस करते हैं फिलहाल। तो मेंडल, देखिए मेंडल ने सबसे पहले गार्डन पी को लिया था, और क्यों गार्डन पी को ही चूज़ किया इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम पहले देख लेते हैं सेवन टर्म, दैट इज़ आर इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो मैंने बताया था, इवोल्यूशन, स्पेसिफिकेशन, होमोलॉगस एंड एनालॉगस। ये चीज़ें आपके डिलीटेड हैं, बट आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या पता आप आगे काम आ जाए आपके जो बायो लेगा 11th में। तो इवोल्यूशन देखिए, इवोल्यूशन क्या होता है, जो हमारी बॉडी या जो हमारे चेंजेस आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन, मीन्स चेंजेस एक तरह से। ठीक है, जो चेंजेस सब कुछ आते हैं आपके, तो ये आपका इसमें, और एक बात और है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते ही चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होमोलॉगस एनालॉगस ये सब चीज़ें आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द सेल। सेल के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ सेल। तो सेल आप पढ़ते चले और क्योंकि सेल क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, and that is the smallest living unit which is able to carry out all the basic functions of life. ठीक है, सेल के 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं, दैट इज द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ आपको पता है क्या होता है, कि जब सेल अपना वर्क करता है, मैंने आपको बताया था सेल क्या था, जैसे एक एक ईंटे को मिला के एक घर बनता है, और एक एक फिर मतलब एक आपका रूम बना, फिर बहुत सारे रूम बने, और उस पूरे रूम को लेकर जब कंबाइन किया तो आपका घर बना। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और वो छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनता है, और फिर पूरी होल बॉडी बन जाती है। तो इसी तरह सेल का पहला काम आपका भैया क्या हो गया, ग्रोथ। मतलब ये हमारी बॉडी का क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसके बाद सेकंड क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस, जो भी आप खाते हो वो बॉडी क्या करती है, जैसे आप जो भी खाए हो, केला खा रहे हो, दूध खा रहे हो, दूध सॉरी पी रहे हो, तो ये क्या करता है, ये एनर्जी में चेंज कर देता है। एंड ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस, कैलोरी इन फूड एंड बेवरेज आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, और फिर बॉडी फंक्शन करने लगती है। सो दैट इज़ अ मेटाबॉलिज्म। एंड द थर्ड वन, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ये अपने जैसा ही एक और ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन, दैट इज़ अ फिर से प्रोड्यूस करना।
सो ये 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं किसके, सेल के. नाउ दैट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेल. फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है, द डिफरेंट सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क. ठीक है, कुछ डिफरेंट टास्क करते हैं. फंक्शन जो होता है सेल का, पहला हो गया, आप जैसे प्लांट में बात करता हूँ गार्ड सेल का, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा. तो ये स्टोमेटा क्या होता है, जैसे टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. तो ये क्या करता है, ओपन और क्लोज करता है स्टोमेटल पोर को, मतलब उसका बॉडी गार्ड है. जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, रिलीज करता है, और CO2 को एब्जॉर्व करता है. द नेक्स्ट वन दैट इज अ रेड ब्लड सेल, इट इज अ प्रेजेंट इन द एनिमल्स. और इसका भी काम क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्ट गैस एंड न्यूट्रिएंट्स. द थर्ड वन दैट इज अ फैट सेल प्रेजेंट इन एनिमल्स. इसका काम क्या होता है भाई, इट स्टोर द फैट. The next that is a nerve cell present in the animals, that is a carry masses, that is a impulses. ये impulses होती हैं nerves जो brain तक मैसेज पहुंचाती हैं. तो ये सब सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और जो काम वर्क करती हैं. दैट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज सीप सेल प्रेजेंट इन अ प्लांट, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स. ये प्लांट में क्या करती है भाई, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है. तो बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ठीक है, और ये सब चीज़ें होती हैं. इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि शेप ऑफ सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो शेप ऑफ सेल होता क्या है. तो लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा. फंक्शन ऑफ सेल में आपने देखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल दिया, दैट इज गार्ड सेल, रेड ब्लड सेल, फैट सेल, नर्व सेल, सीप सेल. तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, वर्क करती रहती है. अगर ये सेल डैमेज हो जाते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है. बट आपका क्या हुआ, ये आपका कंटिन्यू चलता रहता है. तो सिंपली यू विल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. और NCERT बुक्स को मैंने सिर्फ एक एक लाइन को यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ चीज़ें ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सेल और न्यूक्लियस, ये अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको आगे क्रोमोसोम्स और फिर इसके बाद ये सब समझ में आएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अ शेप ऑफ सेल. शेप ऑफ सेल क्या होता है, जनरली देयर इज़ अ नो टिपिकल शेप ऑफ सेल. सेल का कोई मतलब पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता, बट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शो वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स लाइक ओवल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन्स, स्टार शेप्ड, इरेगुलर एटसेट्रा. ठीक है, अब ओवल में क्या होगा, जैसे आपका फैट सेल हो गया, RBC हो गया, गार्ड सेल हो गया, इनका शेप क्या होता है, ओवल शेप होता है. ठीक है, और इसके बाद आपका ये प्लांट शीप सेल्स हो गए, इनके रॉड शेप होते हैं. नर्व सेल आपका इरेगुलर होता है. तो ये डिफरेंट जो आपके सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके शेप कोई पर्टिकुलर इसका कोई शेप नहीं है भाई, ये स्क्वायर ही होगा, ये सर्कल ही होगा. उनका क्या होता है, उनका अलग अलग शेप होता है हर सेल का. और सो सिंपली अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द सेल, तो सिंपली देर इज़ अ नो टिपिकल शेप ऑफ सेल, बट इन सम लाइक फैट सेल, RBC, गार्ड सेल, इन सब के क्या होते हैं, ओवल होते हैं, और प्लांट सेल के आपके रॉड शेप होते हैं. तो ये सब आप लिख सकते हो. और नर्व सेल्स आपका इरेगुलर होता है, तो आप सिंपली लिख सकते हो देर इज़ अ नो टिपिकल शेप ऑफ द सेल. ओके, और आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेल. ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे एनिमल और प्लांट सेल के बारे में. ठीक है, ये मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको अब आगे मेंडल्स की थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो एनिमल और प्लांट सेल में कुछ कॉमन्स हैं यहाँ पर. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और इसी के आगे फिर आप जीन्स और क्रोमोसोम्स को समझ पाएंगे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे. तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंस समझ लेते हैं कि नो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट. ठीक है, इसमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था आपको क्या होता है, दिस इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल. एंड नो सेलुलोज, प्लास्टिड्स भी इसमें बिल्कुल नहीं होते आपके. वाइल इन द एनिमल सेल ये आपका क्या होता है, सेल वॉल इज अ प्रेजेंट, सेलुलोज इज प्रेजेंट, एंड प्लास्टिड आर ऑल्सो प्रेजेंट. सो एंड द सेकेंड वन दैट इज़ अ वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपके गैप होते हैं वेरी स्मॉल, दैट इज़ अ टेम्प्रोरी गैप होते हैं ये वैक्यूल्स, जिसका क्या एक्सचेंज प्रोसेस इसमें हैपन होता है. एंड द थर्ड वन दैट इज़ अ फूड स्टोरेज. आपका ग्लाइकोजन के थ्रू ये फूड स्टोर होता है. वाइल इन एलिमेंट आपका एनिमल में आपका क्या होता है, लार्ज और प्रोमिनेंट होता है. ठीक है,
फिर दैट इज़ आप देख सकते हो यहाँ पे प्लांट में क्या हुआ, फूड स्टोर हुआ ग्लाइकोजन में, वाइल यहाँ पे क्या हुआ, एनिमल्स बॉडी में स्टार्च के थ्रू ही क्या हुआ, फूड स्टोर हो जाता है। तो ये आपका कुछ बेसिक डिफरेंस थे बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बस जानते चलिए क्या है। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या था, स्मॉलर साइज, लार्जर इन साइज, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nuclear membrane is present in eukaryotic, lack well defined membrane found organelles, ठीक है, while in eukaryotic prominent well defined membrane bound organelles. The fourth one, that is a present in the lower organisms, and that is a present in the higher organism eukaryotic. Fifth, that is an example of prokaryotic cell like bacterial, blue green algae, and यूकैरियोटिक एग्जांपल्स लाइक प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो ये सब आपके क्या है, बेसिक डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के। इसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे मेन इंपॉर्टेंट सेल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और इसके बाद स्टार्ट होगा आपका मेन, दैट इज़ अ क्रोमोजोम एंड क्रोमैटिन फाइबर्स। तो ये सब टॉपिक आपको वो मतलब एक बार रिकॉल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको न्यूक्लियस सेल और उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता तो फिर आप आगे क्रोमोजोम्स और जीन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसको यहाँ पे करते चलिएगा। इसके बाद हम सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो सिंपली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आपको समझ में आ गया होगा, सेल। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो डिस्कस किया, शेप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, नाउ एक वन मोर थिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ इसमें क्या होता है कि प्रो और यू कैरियोटिक, ठीक है, लैक ऑफ, मैंने बताया क्या यहाँ पे, लैक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स होते हैं इसके प्रो कैरियोटिक में, और आपका यू कैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। यही आपका दोनों का मेन वेल डिफरेंस होता है। प्रो कैरियोटिक में लैक होता है, ठीक है भाई, और यू कैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियल ये सबको पता ही था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज़ सेल न्यूक्लियस। ये आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका डायग्राम, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हो, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक है, अब इसका यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज़ कैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझते चलिएगा। और आप ये कह सकते हो कि ये सेल का दिमाग है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हो। और इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो चारों तरफ से इसका घिरा हुआ है। ये आउटर आपका देखिए, ये आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एनवलप बनाया हुआ है, और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर है। ये चारों तरफ यहाँ पे सेल्स के चारों तरफ जो मतलब उसको कवर करता है, एनवलप करता है भाई। और न्यूक्लियर पोर है, यहाँ से क्या होता है भाई, ट्रांसफ़र होता है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से कोई भी चीज़ें आती जाती रहती हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। और इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ अ फ्लूइड, और इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लोट मतलब एक लिक्विड होता है एक तरह से, जिसमें सारे और आपके जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पे भाई तैरते रहते हैं ये, ठीक है। और ये आपका आगे यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर भी इसमें है, देखिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ अ डेंस स्पेरिकल शेप्ड एंड हेल्प इन सिंथेसिस एक्ट एंड कमांड्स लाइक अ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये न्यूक्लियस का भी बाप होता है। कहने का मतलब है भाई कि न्यूक्लियस क्या हुआ आपका, ये आपका एक तरह से क्या हो गया, ये दादाजी समझ लो, न्यूक्लियस दादाजी हो गए, और फिर पापा आपके क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। और न्यूक्लियस के अंदर फिर क्या आता है आपका सेल। तो एक तरह से मान लो मेन जो हेड है वो आपका न्यूक्लियस है। ये क्या होता है, डेंस स्पेरिकल शेप, इट इज़ अ डेंस स्पेरिकल शेप होता है। ये जो बोलेगा वो न्यूक्लियस करता है, और न्यूक्लियस जो बोलेगा वो फिर सेल वर्क करता है। तो कहने का मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस है, इसके बाद आपका न्यूक्लियस है, और फिर आपका सेल। अगर दादाजी ने कहा भाई कि आज प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, तो फिर वो न्यूक्लियस करता है, और न्यूक्लियस फिर वो सेल को बोलता है। तो ये पूरा मतलब फिर वो पूरा सेल क्या करता है, वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे दादाजी कौन हुए, न्यूक्लियस हुए, पप्पा जी यहाँ पे न्यूक्लियस हुए, और फिर सेल उनके बेटे हो गए।
नाउ दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेल न्यूक्लियस। अब सबसे पहले इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इट रेगुलेट सेल डिवीजन एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेल डिवीजन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एंड इट ट्रांसमिट द हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होता है, और हेरिडिटी हम आगे अभी और एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब जैसे कि क्या हुआ कि हेरिडिटी में जैसे मदर फादर जो भी चीज़ें हमारे कैरेक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर आती हैं बेबी के अंदर, तो वो सब आपकी हेरिडिटी है, और वो सब डिटेल्स में भी आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो सिंपली आपको रोल ऑफ न्यूक्लियस समझ में आ गया कि इट सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेगुलेट सेल डिवीज़न करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोमैटिन क्या, ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर फिर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है ये पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। अब क्रोमैटिन फाइबर का लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ अ न्यूक्लियस फ्लोटिंग इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड स्ट्रक्चर आपने देखा है एक फाइन थ्रेड लाइक क्वाइल्ड फिलामेंट्स था। कंपोजिशन किससे मिलकर ये बना हुआ, दैट इज़ अ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्लस हिस्टोन। तो यहाँ पे हिस्टोन्स क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ये आपका प्रोटीन होता है। और हिस्टोन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको 11th में आपको ये मिलेगा। तो इतना जानते रहिए, क्रोमैटिन फाइबर्स आपका कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, फ्लोट करता रहता है भाई। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इट इज़ अ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और कंपोजिशन क्या था भाई इसका, ये कंपोजिशन आपका डीएनए प्लस हिस्टोन दैट इज़ अ प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। और डीएनए में पता है आपको सारे करेक्टरिस्टिक्स आपके जीन्स होते हैं प्रेजेंट। तो सिंपली आपने देखा कि क्रोमैटिन फाइबर कहाँ था भाई, सेल के अंदर था, ठीक है। और वो वहाँ पे कहाँ पे फ्लोट कर रहा था, न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लोट कर रहा था, इसका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। क्रोमोसोम्स इज अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। काफ़ी हाईली कंडेंस्ड होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ से आया, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और आपका क्रोमैटिन थ्रेड से, आपने देखा क्रोमैटिन थ्रेड्स वहाँ पे कैसे सेल के अंदर था, वहाँ से एक क्रोमोसोम आया। एक क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आपको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इसका रोल क्या होता है, दैट इज़ अ कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन, पासेज ऑन ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो क्रोमोसोम्स को समझने के लिए आपको यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर समझ में आ गया। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है, डीएनए हिस्टोन से मिलकर बनता है ये, ठीक है। और लोकेशन न्यूक्लियस में था। तो क्रोमोसोम आपका वहाँ से आता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम के अंदर, एंड इन द फॉर्म ऑफ हाईली कंडेंस क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन कराता है, ठीक है, सेल्फ रिप्रोडक्शन खुद कर लेता है। और 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, जिसमें से इसको 20 और इसको 23 अगर पेयर्स में करोगे, मतलब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो 46 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 23। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम से बनाया है, और ये देखिए हाईली क्वाइल्ड है यहाँ पर। ये देखिए एक आपका जो मैंने सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सिंगल क्रोमोसोम है, और देखिए कितना हाईली क्वाइल्ड है ये, ठीक है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ डीएनए आपका हाईली क्वाइल्ड है, सेंटरमोयर और टेलीमोयर ये इसके उसके स्ट्रक्चर हैं, लेवल किया गया है यहाँ पर। सो ये आप क्रोमोसोम बना सकते हो यहाँ पर। सो क्रोमोसोम्स करता क्या है, इसका फैक्ट क्या है, दैट इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस। 8 क्रोमोसोम्स क्या कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को करता है, सेल डिवीज़न भी करता है, और इसके बाद सेल रिपेयर करता है, दैट इज़ एंड लास्ट फोर्थ वन दैट इज़ अ सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। तो ये मेन बेसिक आपके जो वर्क हैं क्रोमोसोम के, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, सेल डिवीज़न, रिपेयर एंड सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो कि इसको वन वर्ड में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि क्रोमोसोम कंट्रोल सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड द सेम ऑफ क्रोमोसोम
शेप ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस फ्रॉम फेज टू फेज, मतलब जब सेल डिवीजन होता रहता है तो इसके जो शेप है वो चेंज होता रहता है, ये नहीं भाई एक ही शेप में है, तो वो उसका शेप कंटिन्यू चेंज होता रहता है। एंड क्रोमोसोम नंबर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, इसी तरह अदर एनिमल्स में कैट, डॉग्स, काउज, बफेलोज, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। एज यू सी दैट क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम से मिलकर होता है। ऑटोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम आपके अलग होते हैं। दैट इज एक्स वाई आपका मेल था एंड एक्स एक्स फीमेल। एज यू सी इन द पिक्चर दैट इज अ ह्यूमन, गार्डन पी, टाइगर, लायन, कैट, डॉग एंड गोल्ड फिश, सबका अलग अलग यहाँ पे क्रोमोसोम है। बट एज यू नोटिस दैट टाइगर, लॉयन और कैट का तीनों का कॉमन है, दैट इज 38 क्रोमोसोम्स। तो ये क्या करते हैं, ये सेम स्पीसीज क्या आप कहते हो, जीनस से ही है, सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनके क्रोमोसोम सेम है। एक चीज़ और है, आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डन पी और गोल्ड फिश का, टाइगर की बॉडी बड़ी होती है बट गोल्ड फिश की कम होती है, फिर भी देखिए गोल्ड फिश में 100 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे बॉडी मैटर नहीं करती है, ठीक है, कि बॉडी के वजह अगर बॉडी बड़ी है तो ज़्यादा क्रोमोसोम है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर अलग अलग होता है। और ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सबसे लास्ट वाला डिसाइड करता है, मतलब 46 हैं तो लास्ट के आखिरी दो जो होते हैं, मतलब ये आप कह लो 1 पेयर। सो ह्यूमंस क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम, तो इसको जब डिवाइड करोगे 46 से तो एक पेयर में कितने हुए, 2 क्रोमोसोम हुए, और लास्ट का जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड करता है क्या, कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, मतलब वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। द नेक्स्ट वन दैट इज जीन्स। जीन्स क्या होता है, अब देखा आप लोगों ने क्रोमैटिन फाइबर, फिर वहाँ से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर फिर क्या आया, फिर आपका जीन्स आया। इसका लोकेशन कहाँ पे है, जीन्स के क्रोमोसोम में है, जीन्स इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम एंड इट इज अ कंसिस्ट ऑफ डीएनए दैट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज अ हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल को ही ये कंसिस्ट करता है। डेफिनेशन दैट इज हेरिडिटी यूनिट्स इन क्रोमोसोम दैट इज 100 और मोर इन नंबर, ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो हेरिडिटी होती है भाई 100 या उससे ज़्यादा होती है नंबर में। इट इज़ अ कंपोज ऑफ डीएनए विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, दैट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। तो ये इसका क्या होते हैं, ये इसको ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। अब यहाँ पे जीन्स के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ क्या कर रहा है कि कंपोज ऑफ डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, ठीक है, ये एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। ये आपका सिंपली क्या होता है, ये हेरिडिटी को कंसिस्ट करता है और ट्रांसफ़र करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब दादा से पापा, पापा से फिर बेटे में, फिर बेटे के बेटे में, तो ये ऐसे जनरेशन आपका क्या हो, ये ट्रांसफ़र होता रहता है। तो इसके बाद फिर हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट्स। तो जीन्स समझ में आ गया, क्रोमोसोम के अंदर लोकेशन होता है इसका, ये डीएनए कंसिस्ट करता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, हेरिडिटी होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये व्हाट आर द फैक्ट। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखिए क्या होता है कि देयर कैन बी हंड्रेड्स और मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम्स के अंदर आपका क्या होता है 100 या मोर देन 100 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। नाउ फंक्शन देखते हैं, और ये क्या करता है, जीन्स डिटरमाइन व्हाट प्रोटीन्स आर टू बी मेड इन सेल एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर करता है एंड डिटरमाइंस पर्टिकुलर कैरेक्टर लाइक हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, आई कलर, तो ये सब क्या है, जीन्स डिसाइड करता है आपका, ठीक है। तो सिंपली आपका फंक्शन है, आपको पता चल गया जीन्स का फंक्शन क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एली। एली क्या होता है, लोकेशन भैया इसका होता है जीन के अंदर, ठीक है। आपने देखा वहाँ पर क्या, क्रोमैटिन फाइबर, फिर क्रोमोसोम पढ़ा, क्रोमोसोम के अंदर जीन पढ़ा, जीन में फिर आपका क्या होता है, डीएनए होता है, और फिर आपका एली, एली कहाँ होता है, ये जीन्स के अंदर होता है। तो व्हाट इज एली, एली रिप्रेजेंट 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, मतलब एक जीन के अंदर 2 एली पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखिए फिगर में बनाया एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो मतलब ये पूरा एक जो गोला दिख रहा है ये एक जीन है, और उस जीन के अंदर 2 आपके एली प्रेजेंट हैं, एक कैपिटल टी, ठीक है, और एक स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका कैपिटल टी है वो यहाँ पे टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल टी है यहाँ पे आपका
डॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये पूरा जो है दिस होल इज कॉल्ड अ जीन, ठीक है। ये इस पूरे को क्या जीन कह रहे हैं। और इसके अंदर दो क्या हैं, दो एली हैं। एक आपका कैपिटल टी, दैट इज ये टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा क्या है आपका स्मॉल टी है, ठीक है। और स्मॉल टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉर्फनेस को, मतलब छोटा। तो यहाँ पे दो हैं, इस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक टालनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डॉर्फनेस को कर रहा है। और जो पूरा है मतलब सर्कल के अंदर जो वो पूरा एक क्या हो गया, वो आपका एक जीन हो गया। तो एक जीन के अंदर आपका दो क्या हो गया, एलीज हो गए। तो सिंपली ये चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एलीज क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एलीज। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एलीज, दैट इज अ डोमिनेंट एली एंड रेसेसिव एली। अब देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या हो गया। डोमिनेंट मतलब हो गया बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ताकतवर, ठीक है। और रेसेसिव मतलब हो गया वीक, थोड़ा कमज़ोर। तो अब देखिए भाई सीधी सी बात है, जो कम स्ट्रांग वाला है वो भाई पटक के मारेगा किसको, कमज़ोर वालों को। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंट और रेसेसिव एली में डिफरेंस क्या है कि डोमिनेंट एली क्या होती है, एन एली दैट इन्फ्लुएंस अपीयरेंस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव एली। कहने का मतलब हो गया कि मैं घर में हूँ और भाई मेरे घर में रहते हुए कोई और बंदा आके बर्गर खा रहा है, ठीक है भाई, पटक के मारूंगा मैं। तो मतलब डोमिनेंट एली क्या हो गया, वो इतना ताकतवर होता है, इतना वो होता है कि अगर कोई और अदर एली आता है तो वो उसकी पोजीशन नहीं ले सकता, उसका अपीयरेंस, उसकी पहचान को हटा नहीं सकता। वाइल इन अ रेसेसिव एली क्या होता है, एन एली दैट इन्फ्लुएंसेस द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एली। यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर कोई और आ गया बंदा, दूसरा एली आ गया, तो ये छुप जाता है, मतलब इसका कैरेक्टर छुप जाता है। सेकेंड क्या होता है डोमिनेंट एली में, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। एक बात याद रखिएगा, जो डोमिनेंट्स होते हैं, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल लाइक रेसेसिव एली, ये ये सब आपके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। द थर्ड वन मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट एली आपके बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है, अदर कंपेरिजन टू अदर एलीज। एंड रेसेसिव एली आपका लेस पावरफुल होता है एंड अनएबल टू टेक ओवरटेक अदर एलीज। तो आपका ये चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि दैट इज़ अ कैपिटल टी को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे डोमिनेंट एली को, वाइल रेसेसिव एली को आप स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि कैसे यहाँ पे चीज़ों के डोमिनेंट एली और रेसेसिव एली में होता क्या है। अब इसी तरह पेरेंट्स और मदर का, मतलब जब ये फ्यूज़न होता है और उसमें क्या हो, दोनों में से कभी कभी क्या ज़्यादा कैरेक्टर किसी का आ गया तो वो डोमिनेंट हो गया, मतलब फादर यहाँ पे डोमिनेंट है, फादर के ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आ गए बेटे के अंदर, तो ये चीज़ क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई। तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव का कहानी है। नेक्स्ट आपका हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे इसके बाद कि ट्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। what is trait, that is a specific characteristic of an organism is called trait. for example hair color, blood type, fur color, eye color। तो ये आपका ट्रेट क्या होता है कि जो भी करेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जो फादर और मदर से हमारे बॉडी में आते हैं, जैसे हेयर कलर हो गया, ब्लड हो गया, मतलब एज आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है, तो वो सब यहाँ से डिसाइड हो गया, ठीक है। फर कलर, आई कलर, तो ये हमारा ट्रेट मतलब सिंबल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट, दैट इज अ इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। अब इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं भाई। इनहेरिटेड मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि जो चीज़ें हमारी बॉडी में क्या हैं, जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस मतलब जो फादर मदर के बॉडी से फिर हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होके आया है थ्रू द डीएनए। सो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कास्ड बाय इंटरनल चेंज, दैट इज़ अ डीएनए चेंज। डीएनए की वजह से जो फिर हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं, मतलब फिजिकल ट्रेट, आपका आई हो गया, हेयर कलर हो गया, मसल्स हो गए, आपके बोन्स हो गए, तो ये सब क्या हो गए, इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गए। और ये सब क्या होता है, ये ट्रेट, इट इज़ अ कोडेड ट्रेट, इज़ कोडेड इन जीन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स से आपका कोडेड होता है कि मतलब जैसे कि जीन्स ट्रांसफ़र हो फादर मदर की बॉडी से, वो फिर बच्चे की बॉडी में आया, बट थोड़ा सा डीएनए में वेरिएशन हो जाता है जिससे डिक्टो फोटोकॉपी नहीं होता, ये आपका इनहेरिटेड हो गया। वाइल्ड एक्वायर्ड ट्रेट में क्या हुआ भाई कि दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कॉज बाय एक्सटर्नल चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज होता है, ये लॉन्ग लाइफ लॉन्ग होता है। मतलब जो आपका बिहेवियरल ट्रेट हुआ, आप किस तरह से बातें कर रहे हो, किस तरह से आप सीख रहे हो क्या चीज़ें, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपके आइडियाज़। और इसको भाई एक्वायर्ड ट्रेट को सोमैटिक वेरिएशन बोलते हैं, याद रखिएगा।
एक्वायर्ड ट्रेट का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। तो यहाँ पर मतलब जो हम लाइफ लॉन्ग सीखते हैं अपनी लाइफ में, जैसे म्यूज़िक स्किल या प्लेइंग गेम, जो भी आप कर रहे हो, ये आपका जो बिहेवियरल ट्रेट हो रहा है, ये एक्वायर्ड ट्रेट है। और एक्वायर्ड ट्रेट कभी ट्रांसफ़र नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में, याद रखिएगा। कि अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हो या आप बप्पी लहरी हो, तो आपका बेटा बप्पी लहरी नहीं बनेगा भाई, ठीक है। उसके अंदर वो अपनी लाइफ में कुछ और सीखेगा, एक्वायर्ड ट्रेट होगा। हमारी लाइफ में हमने जो सीखा, हमें जो मिला, वो हमारा एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। और जो हमारी बॉडी में आया है अंदर से डीएनए में, मतलब हमारा हेयर कलर, आई कलर, ये सब क्या हुआ है, जीन्स में है। तो जो जीन्स आपका नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा वो है इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब जो बेबी के अंदर जाएगा वो सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेट्स है। और एक्वायर्ड ट्रेट, अगर आपको म्यूज़िक आती है, गेम्स आता है, आप बहुत टैलेंटेड हो, तो वो चीज़ें बच्चे के अंदर नहीं जाएगी, बच्चा वो फिर से सीखेगा अपनी लाइफ में। दैट इज़ अ बेसिक, बहुत डिफरेंस होता है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स में, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट। इसके आगे फिर हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट में होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि इनहेरिटेड में सिंपली आपका डीएनए से होता है, मतलब फादर मदर बॉडी में आपका जो प्रेजेंट होता है वो वहाँ से बच्चे में जाता है। और जब ये ट्रांसफ़र होता है ना डीएनए, तो कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसके कारण कि जो फादर मदर के अंदर जो डिक्टो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ फोटोकॉपी नहीं होती, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होके ये फिर ट्रांसफ़र होता है। और इसके बाद फिर आपका एक्वायर्ड ट्रेड में क्या हुआ कि ये आपने जो लाइफ लॉन्ग सीखा, मतलब म्यूज़िक सीखा मैंने, फिर गेम सीखा और डांसिंग स्किल, मतलब बहुत सारे स्किल्स, अपना नॉलेज स्किल बढ़ाया,